हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 11th क्लास की अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है। इस चैप्टर में हम अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल नई होंगी। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है 11th क्लास में। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ेंगे, जो कि आपके फ्यूचर में अकाउंट्स जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये सारी अकाउंटिंग टर्म्स यूज होती रहेंगी। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म्स अगर आपको समझ में नहीं आएंगी तो अब बाद के चैप्टर्स में जब हम ये इसको इन टर्म्स को यूज करेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगी कि मैंने क्या बोल दिया, क्या डेटर्स होता है, क्या ट्रांजैक्शन होती है, क्या एसेट होती है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं कुछ, जो कि आपको अच्छे से समझनी है, तभी आपको बाद के चैप्टर्स समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में पहली टर्म है एंटिटी। ठीक है, एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस और इकोनॉमिक यूनिट दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर और शेयर होल्डर। ठीक है, तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस या इकोनॉमिक यूनिट जो कि अपने ओनर्स और शेयर होल्डर से अलग है, उसे हम एंटिटी बोलेंगे। जैसे कि आईटीसी लिमिटेड, गंगा जनरल स्टोर, कुछ भी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोई एक कंपनी का नाम है। ठीक है, तो ऐसे ही करके बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, तो उन सारी इकोनॉमिक यूनिट्स को हम उसके ओनर से अलग करते हैं। ठीक है, ओनर अब कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे कि वो सोल पार्टनरशिप एक टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर होता है, जो कि अलग होता है एक अपनी बिजनेस एंटिटी से। और कंपनीज के लिए ये शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, तो कंपनीज के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वो भी अगेन सेम बिजनेस एंटिटी से अलग होते हैं। ठीक है, अब एंटिटीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होती है बिजनेस एंटिटी, एक होती है नॉन बिजनेस एंटिटी। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी क्या होती है? बिजनेस एंटिटी वो होती है जिसका सोल पर्पस जो होता है, एक इकलौता पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, जैसे कि डाबर इंडिया, ठीक है, आईटीसी, ये ऐसी कंपनीज हैं जिनका पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना है, सामान बेचना है और प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, नॉन बिजनेस एंटिटीज क्या हो सकती हैं? जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, लेकिन अपने कंज्यूमर्स को सोशल सर्विस के लिए सपोर्ट करना होता है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। ठीक है, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रेड क्रॉस। ठीक है, ये जो नेचुरल डिजास्टर्स आती है उस टाइम पे हेल्प करती हैं, वॉर के टाइम पे लोगों की हेल्प करती है। तो ये सोशल सर्विस के लिए जो नॉन बिजनेस एंटिटीज है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये नॉन बिजनेस एंटिटीज। ठीक है, इसका एक एग्जांपल फिर से हम एंटिटी का एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से यू ओन ए बेकरी। ठीक है, इन अकाउंटिंग टर्म्स योर बेकरी इज कंसिडर्ड ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम यू एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, आपकी एक बेकरी की दुकान है। ठीक है, तो वो जो बेकरी है वो एक अलग एंटिटी है, और एक इसका ओनर हो गए तुम, वो एक अलग एंटिटी है। ठीक है, तो इनमें एक डिफरेंस हमेशा होना चाहिए। इवन इफ यू आर सोल ओनर, अगर आप उसके सोल इकलौते ओनर आप ही हो सिर्फ, ठीक है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई कंपनी फॉर्म नहीं है, ठीक है, आप ही उसके ओनर हो, तो भी वो बेकरी एक अलग एंटिटी मानी जाएगी बिजनेस की टर्म्स में, और आप एक अलग एंटिटी माने जाओगे। ठीक है, bakeries financial activities such as sales, purchase, expenses और revenue are recorded separately from your personal finances। ठीक है, आपके पर्सनल फाइनेंसेस अलग रिकॉर्ड होंगे, वो आप कैसे भी करो, जो आपकी मर्जी है। लेकिन जो बिजनेस के, बेकरी के जो एक्सपेंसेस होंगी, जो भी उसकी ट्रांजेक्शन्स होगी, जो भी एक्टिविटीज वो करेगी, वो अलग से रिकॉर्ड होंगी। तो आई होप आपको ये एंटिटी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंटिटी मतलब एक इकोनॉमिक यूनिट होती है जो कि अपने ओनर से अलग मानी जाती है। ठीक है, उसको अगेन हम डिवाइड कर सकते हैं बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी में। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज ट्रांजैक्शन। अगर सिंपल टर्म में हम उसे बोल दें, हिंदी की फॉर्म में बोले, तो उसको बोलते हैं लेन देन। ठीक है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी
कोई भी बिजनेस एक्टिविटी और इवेंट दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस और रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल इम्पैक्ट। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है या इवेंट होती है बिजनेस में जो कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस और रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, और उसमें उनका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट भी होता है, तो उसको बोलेंगे हम ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर राम, किसी से हमें पैसे लेने थे, उनसे पैसे मिल गए हमें, ये भी एक ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल जो भी कोई एक्टिविटी होगी बिजनेस में जिसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं उसको बोलेंगे हम ट्रांजैक्शन। ठीक है, और जो भी कोई ट्रांजैक्शन होगी दैट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन द कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो उसको हमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होंगे उसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे रिकॉर्ड करना है वो हम बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो ट्रांजैक्शंस की दो साइड होती हैं। ठीक है, एक रिसीविंग साइड होती है और एक पेइंग, पेइंग या यू कैन से गिविंग। ठीक है, ये दो साइड्स होती हैं ट्रांजैक्शन की। ठीक है, जैसे कि अब हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, राम सोल्ड गुड्स टू अमृत। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये राम ने अमृत को गुड्स सोल्ड किए, तो एक तो गुड्स को, ये तो हो गई गिविंग पार्टी राम, और अमृत जो हो गई वो रिसीविंग पार्टी हो गई। ठीक है, ऐसे ही कैश, ये तो हो गया गुड्स के लिए। ठीक है, ऐसे ही कैश के लिए क्या होगा, अमृत जो है वो पेइंग पार्टी हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा रिसीविंग पार्टी राम। ठीक है, तो इसलिए ऐसे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं एक ट्रांजैक्शन में। और इसी तरीके से ट्रांजैक्शन को अगर हम एक डिवाइड करना चाहें कि टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है, तो दो टाइप की ट्रांजैक्शन होती है, एक तो होती है कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है, और एक होती है क्रेडिट। ठीक है, अब मान लो हमने किसी को गुड्स सेल किए, अब वो ऑन द सेम टाइम अगर वो कैश पे कर देता है, ठीक है, वो हमें पे कर देता है तो वो कैश ट्रांजैक्शन हो गई। लेकिन अब वो मान लो वो कहता है कि अभी पे नहीं कर सकता, मैं बाद में पे करूंगा, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ठीक है, उसमें जो कैश मूवमेंट जो होगी वो बाद में कुछ टाइम बाद होगी। ठीक है, कैश मूवमेंट कुछ टाइम बाद होगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक कैश ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। कैश मतलब कैश ट्रांजैक्शन हो गई, क्रेडिट मतलब उधार वाली जो होती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज एसेट। एसेट्स क्या होती हैं हमारी? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस के लिए। ठीक है, एसेट्स होती है एनी प्रॉपर्टी विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। ठीक है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि फ्यूचर में कभी इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली है बिजनेस को, वो उसकी एसेट्स कहलाती है। जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, ठीक है, बैंक बैलेंस, इनसे फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, बिल्डिंग, बिल्डिंग बेनिफिट देती है बिजनेस को। ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर हो गया। ठीक है, कंप्यूटर्स हो गए, जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उनसे यूज करके वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, तो और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं एसेट्स के? फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई कि कहीं पे बिजनेस ने इन्वेस्ट किया हुआ है दूसरी जगह पे, बैंक में या कहीं दूसरी कंपनीज में, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, कैश, बैंक बैलेंस, ये सब चीजें जो होती हैं ये बिजनेस की एसेट्स कहलाती हैं। ठीक है, अब एसेट्स को हम दो तरीके की मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, करंट एसेट्स, ठीक है, और नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स क्या होती हैं? दैट इज एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट इट इनटू कैश एंड यूज्ड अप विद इन 1 ईयर और वन ऑपरेटिंग साइकिल, व्हिचएवर इज लॉन्गर। ठीक है, तो कोई भी ऐसी एसेट जिसका बेनिफिट हमें लेस देन अ फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाला है, यानी कि 12 मंथ से कम, 12 मंथ से कम में अगर उसका बेनिफिट हमें मिलने वाला है तो वो हमारी करंट एसेट्स कहलाएगी। ठीक है, तो वो हमारी करंट एसेट्स कहलाएगी। जैसे कि बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस हम कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारे को बिजनेस में यूज होने वाला है इसी साल में। ठीक है, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जिसकी मेच्योरिटी डेट विद इन 1 ईयर हो। ठीक है, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट वो हो जाएगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऐसे ही होती है। इसके ऑपोजिट होती है नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं?
नॉन करंट एसेट्स होती है इसके अपोजिट, करंट एसेट्स के बिल्कुल अपोजिट, जिसका जो बेनिफिट है हमें वो 1 साल से ज्यादा में यूज होने वाला है। ठीक है, जो बेनिफिट है हमारा 1 साल से ज्यादा में मिलने वाला है। जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। अब प्रॉपर्टी का क्या है, जैसे कोई एक बिजनेस है जो कि प्रॉपर्टी में डील नहीं करता है, इस तरीके का कोई बिजनेस है और उसके पास कोई प्रॉपर्टी है या फिर प्लांट है या इक्विपमेंट है। प्लांट मतलब जो जो प्रोडक्शन के लिए यूज होने वाले, प्लांट मतलब पेड़ पौधे नहीं है यहाँ पे। प्लांट मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूनिट यूज की जाती है, फैक्ट्री, उसको बोलते हैं प्लांट। ठीक है, इक्विपमेंट होने वाले हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं जितने भी, वो सारे बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, क्योंकि इनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा ईयर्स में मिलता रहता है। ठीक है, इस तरीके से स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेज, लॉन्ग टर्म जो जैसे इन्वेस्टमेंट हो गई जैसे, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अब एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कैश, इन्वेंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट पेज पे हमें एसेट्स का बाइफर्केशन दिया हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो मेन कैटेगरीज क्या हो गई, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, उसके बाद करंट एसेट्स की एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्या क्या किस किस को हम करंट एसेट्स में इंक्लूड करेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको हम लेस देन ए ईयर रियलाइज कर लेंगे। ठीक है, इन्वेंट्रीज जो हमारे गुड्स, जो माल पड़ा हुआ है जिसमें बिजनेस डील करता है, वो माल पड़ा हुआ है तो वो उसको इन्वेंट्रीज बोलेंगे। ठीक है, वो हमारा करंट एसेट्स में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल होता है कि जैसे जी किसी को हमने गुड्स बेच दिए लेकिन उसने हमें पैसे नहीं दिए अभी। ठीक है, लेकिन उसके बदले में कुछ एक बिल्स, मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट दे दिया कि इस दिन आके तुम हमसे पैसे ले जाना। ठीक है, वो रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स जो होते हैं वो, या फिर कोई डेटर्स हो गए। ट्रेड रिसीवेबल के दो पार्ट होते हैं एक्चुअली में, ट्रेड रिसीवेबल के दो पार्ट होते हैं, डेटर्स होते हैं और एक बिल्स, बिल्स रिसीवेबल होते हैं। ठीक है, तो डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गए, हमने किसी को शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है, वो हमारी एसेट्स हो जाएंगी। ठीक है, अदर कोई और करंट एसेट्स। ठीक है, उसके बाद होती है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स होती है फर्स्ट, सबसे पहले क्या उसमें आती है, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं, सो फिक्स्ड एसेट्स वो हम परचेज करते हैं टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इस तरीके की जो जो कि काफी दिनों तक हमारे पास टिकी रहेंगी, इस तरीके की हार्ड कोर फिक्स्ड एसेट्स में लाई करती हैं। ठीक है, जैसे कि उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को हम टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, टचेबल टेंजिबल एसेट्स होती हैं। इनटेंजिबल क्या होती है, अनटचेबल। अनटचेबल जो जैसे कि इसका टचेबल का क्या हो सकता है, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, इस तरीके से ये हो गई हमारी टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होंगी, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, जैसे कि पेटेंट्स हो गए, जिसमें हमने कोई एक ऐसा इन्वेंशन करी है तो उस पर हमने पेटेंट करा लिया उस टेक्नोलॉजी को, या गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क हो गया हमारे बिजनेस का, या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसे हम टच नहीं कर सकते, इस तरीके की चीजें वो सारी हमारी इनटेंजिबल एसेट्स आएंगी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एक कैटेगरी होती है इस तरीके से, और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी फिक्स्ड एसेट्स में आएंगी। ठीक है, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गई, जो ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट जिसे हम 1 से ज्यादा साल तक के बाद की उसकी मैच्योरिटी है, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम नॉन करंट एसेट्स में डालेंगे। उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो गई, या लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गए, या अदर करंट एसेट्स। ठीक है, इस तरीके की ये नॉन करंट एसेट्स के एग्जांपल्स हैं ये सारे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज एक तरीके से बिजनेस की एसेट्स जो होती हैं उसका ऑपोजिट होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, देनदारियां हिंदी में बोलते हैं। देनदारियां मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसके लिए हमें फ्यूचर में पैसा पे करना है किसी को। ठीक है, वो होती है लाइबिलिटीज। ठीक है, रिप्रेजेंट ओब्लिगेशन। ठीक है, लाइबिलिटीज मतलब ओब्लिगेशन है हमारे ऊपर कि हमें उन किसी को पैसा देना है। ठीक है, डेट्स और डेट दैट ए बिजनेस इंडिविजुअल ओन्स टू एक्सटर्नल पार्टीज। और ये लाइबिलिटीज कैसे बनती है हमारे बिजनेस में, या तो हमने कोई क्रेडिट परचेज कर लिया पे, मतलब उधार पे कुछ हम चीज खरीद के ले आए। ठीक है, हमें उसको पे करना पड़ेगा बाद में, तो ये हमारी लाइबिलिटीज को राइज करेगा।
ठीक है, या फिर कुछ ओवरड्राफ्ट कर लिया हमने बैंक में, हमारे जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि हमारे पास बैलेंस था नहीं लेकिन हमने बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया, तो वो बिजनेसेस को फैसिलिटी देता है। ठीक है, या फिर लोन्स हो गया, हमने कोई लोन ले लिया, ठीक है, तो उस तरीके की जो ट्रांजेक्शन्स होगी वो लाइबिलिटीज को जन्म देती है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक एक बाइफरकेशन हमारा ये है, क्लासिफिकेशन है कि इंटरनल होती हैं एक तो, और एक एक्सटर्नल होती हैं। ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? जो कि बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि बिजनेस और बिजनेस के ओनर्स अलग अलग एंटिटी होते हैं, तो जो बिजनेस की जो ओब्लिगेशन होती है उनके ओनर्स के प्रति, ठीक है, ओनर्स के लिए जो उसकी लाइबिलिटी होती है वो इंटरनल लाइबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, और कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो जाएगी जो जो कि टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स के लिए जो लाइबिलिटी होगी वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, सेम जैसे एसेट्स को हम दो अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वैसे ही सेम करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं, ऐसे ही नॉन करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं। ठीक है, सेम वही डेफिनेशन वही है कि जो जो लाइबिलिटी हमें लेस देन ए ईयर में पे करनी है, 12 महीने से कम में जो पे करनी है वो करंट लाइबिलिटीज कहलाएंगी। जिनको हमें 12 मंथ से ज्यादा में पे करना है, ठीक है, ज्यादा में पे करना है, उनको हम बोलेंगे, यानी कि जिनकी मैच्योरिटी 12 महीने से ज्यादा की है उन्हें हम नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे एसेट्स की बाइफरकेशन थी, ऐसे लाइबिलिटीज की भी बाइफरकेशन है, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जैसे हमने किसी जैसे 20 दिन के लिए या 2-3 महीने के लिए लोन ले लिया, ठीक है, तो वो उस तरीके की जो लाइबिलिटीज होगी वो हमारी करंट लाइबिलिटीज में आएगी। ट्रेड्स पेएबल हो गया, ट्रेड्स पेएबल अगेन जैसे ट्रेड रिसीवेबल होता था, ऐसे ट्रेड पेएबल भी क्या होता है? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। ठीक है, बिल्स पेएबल, ये दोनों चीजें मिला के हमारा ट्रेड पेएबल बनता है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स जो हमें, जिनको हमें पैसा देना है, और बिल्स पेएबल। ठीक है, बिल्स पेएबल हो गया, जो कि जैसे हमने किसी को, हमने क्या किया, हमने किसी से कुछ माल खरीदा और उसको हमें हमें पैसा देना था, लेकिन हमने उनको बिल्स पेएबल बना के दे दिया, बिल्स दे दिए कि भाई हमसे 2 महीने बाद आके पैसे ले जाना। ठीक है, और इस तरीके का कोई लीगल डॉक्यूमेंट हमने उसे दे दिया, तो वो 2 महीने तक जब तक वो हम उसको कैश नहीं दे देते, उसकी पेमेंट नहीं करते, तो जब तक वो हमारे बिजनेस के लिए ट्रेड्स पेएबल की फॉर्म में पड़ा रहेगा। ठीक है, वो हमारी लाइबिलिटी रहेगी कि हमें उनको देना है। ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज हो जाती हैं, उसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं, ये करंट लाइबिलिटीज के एग्जांपल हैं। ठीक है, ऐसे ही नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अगेन शॉर्ट टर्म बोरोइंग के ऑपोजिट, कि जिसका मैच्योरिटी पीरियड 12 मंथ से ज्यादा का है, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज हो गई, टैक्स लाइबिलिटीज जैसे जो कि हमने इस साल में पे करनी थी लेकिन हमने उनको आने वाले ईयर्स में डेफर कर दिया, डेफर मतलब डिले कर दिया एक तरीके से। ठीक है, तो वो हो जाएंगी हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, ये जो जो बाइफरकेशन है ये हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। सो आई होप ये जितने भी टर्म्स हमने पढ़ी ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बाकी की टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।